नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हमने सामग्री पे नियंत्रण करना आसान है क्योंकि उत्पादन का निर्जीव तत्व है, लेकिन जो मजदूर है, जो लेबर है, वो सजीव तत्व है और इस पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कई प्रकार से जो है मजदूरों पे नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है उसको दिया जाने वाला रेम्यूनरेशन। अगर रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक का मतलब है कि किसी भी श्रमिक को, किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवा के बदले किया जाने वाला भुगतान या उसकी सेवा के बदले दिया जाने वाला पारितोषिक, उसका पारिश्रमिक कहलाता है। पारिश्रमिक में उसका वेतन, भत्ते और अन्य प्रकार की सुविधाएं शामिल होती हैं। तो अगर उसके वेतन की संरचना ही इस प्रकार की जाए जिससे मजदूर प्रोत्साहित हो और कारखाने की तरफ, कंपनी की तरफ अच्छे कुशल अनुभवी श्रमिकों को आकर्षित किया जा सके और उनकी उपस्थिति में कमी आए, श्रमिक मन लगाकर काम करें, वो संतुष्ट रहें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि सामग्री और जो मशीनें हैं उनका भी सर्वोत्तम उपयोग होगा और उत्पादकता बढ़ेगी। इन सब की वजह से जो कॉस्ट है, जो उत्पादन की लागत है, उसमें कमी आएगी और जो है उत्पादकता बढ़ेगी। तो इसलिए जो श्रम नियंत्रण का जो प्रभावी तरीका है वह उसका पारिश्रमिक द्वारा उसके पारिश्रमिक की इस प्रकार से संरचना की जाए जिससे मजदूरों पे नियंत्रण किया जा सके। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन पढ़ेंगे कि पारिश्रमिक भुगतान की विधियां। तो यहाँ पे पहला है टाइम रेट वेजेज, समयानुसार मजदूरी। ये सबसे सरल, सबसे सीधा तरीका है। इसमें जितने घंटे काम किया उसको प्रति घंटा मजदूरी की दर से गुणा कर दिया जाता है। आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि श्रमिक ने 8 घंटे काम किया और उसकी मजदूरी की दर 50 रुपया प्रति घंटा, तो उसकी मजदूरी हो गई 400 रुपये। तो ये सबसे सरल तरीका है और सामान्य तरीका है जिसको हम जानते हैं। दूसरा है पीस रेट वेजेज, कार्य दर मजदूरी। इसमें कार्य के अनुसार मजदूरी दी जाती है, प्रति इकाई दर इसमें निर्धारित की हुई होती है मजदूरी की और मजदूरों को उनके किए गए कार्य के अनुसार भुगतान कर दिया जाता है। इसका सूत्र है नंबर ऑफ यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। जितनी इकाइयां बनाई जाती हैं उसके आधार पर भुगतान कर दिया जाता है। मान लीजिए कि 10 यूनिट्स बनाए किसी मजदूर ने, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 10 इनटू उसकी जो रेट पर यूनिट है, प्रति इकाई की दर है 50 रुपए उसकी मजदूरी है, तो 10 इकाइयां तैयार करने पर 50 रुपए के हिसाब से उसकी मजदूरी हो गई 500 रुपए। ये सीधी सरल मजदूरी की दरें थी। अब हम बात करेंगे अंतर परिवर्ती दरों की, डिफरेंशियल पीस रेट्स। देखिए, इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा मानना था कि कुशल और अकुशल जो श्रमिक है उनकी मजदूरी में अंतर होना चाहिए। जो विद्वान हैं, जो या फिर जो वहां के इंजीनियर थे, कारखाना के इंजीनियर, तो इन्होंने ये देखा कि जो कुशल मजदूर है और अकुशल मजदूर है, उन दोनों की जो मजदूरी है उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा और अकुशल श्रमिक है वो जो है अपनी जो है उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं जो कार्य में। तो क्या हुआ, यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी मजदूर ने 10 इकाइयां उत्पादित की और उसकी मजदूरी की दर है 50 रुपए, तो उसको उसकी जो कुल मजदूरी है 500 रुपए। अगर कोई मजदूर यहाँ पे 2 इकाइयां उत्पादन करता है 10 की जगह, अगर कोई दूसरा मजदूर एक मजदूर 10 इकाइयां उत्पादन कर रहा है दिन में और दूसरा मजदूर अगर दिन की 2 इकाइयां ही बना रहा है और उसको मिल रहे हैं 50 रुपए, उसको भी 50 रुपए दिए जा रहे हैं। जो विद्वान थे उनका तर्क ये था कि अगर कार्य कुशलता बढ़ानी है, अगर मजदूरों को प्रोत्साहन देना है, तो क्या किया जाना चाहिए कि जो कुशल श्रमिक है और जो अकुशल श्रमिक है, कुशल श्रमिक यानी कि जो दिन में 10 इकाइयां बना रहा है और अकुशल श्रमिक जो दिन में 2 इकाइयां बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये जो मजदूरी की दर है उनमें अंतर होना चाहिए कुशलता और अकुशलता के कारण। जो 10 इकाइयां बना रहा है उसको भी 50 रुपए प्रति इकाई मिल रही है मजदूरी, और जो 2 इकाइयां बना रहा है उसको भी 50 रुपए प्रति इकाई मजदूरी मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला इसकी जो मजदूरी की दर है, प्रति इकाई दर है, वो कुछ कम होनी चाहिए कुशल श्रमिक के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ विद्वान थे उन्होंने यहाँ पे कुछ अपनी विधियां बताई कि किस प्रकार से मजदूरी की संरचना की जानी चाहिए। तो इनको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट्स, मतलब अंतर है, डिफरेंट है।
पीस रेट्स जो मजदूरी है उनमें अंतर किया जाना चाहिए, डिफरेंट किया जाना चाहिए, डिफरेंशियल डिफरेंट रेटें अंतर डिफरेंट अलग अलग दरें होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली विधि जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल रेट मेथड में, पीस रेट मेथड में, वो है टेलर विधि। टेलर, FW टेलर, जो एक इंजीनियर थे और प्रबंध के ज्ञाता भी जिनको माना जाता है, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर उनका पूरा नाम था। तो इन्होंने ये कहा कि एक प्रमाप निर्धारित कर देना चाहिए कारखाने में वस्तु उत्पादन का। प्रमाप से हमारा तात्पर्य है कि एक सामान्य मजदूर कितना दिन में उत्पादन कर सकता है, वो निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई मजदूर, कोई श्रमिक अगर प्रमाप से कम उत्पादन करता है तो उसको मजदूरी की दर का 80% दिया जाना चाहिए। देखिए यहां पे इन्होंने अंतर कर दिया, कुशल और अकुशल श्रमिक में यहां पे अंतर कर दिया। प्रमाप निर्धारित कर दिया। प्रमाप का मतलब एक सामान्य मजदूर कितना काम कर सकता है। अब अगर उससे कम काम होता है दिन में, किसी मजदूर द्वारा, किसी श्रमिक द्वारा अगर उससे कम काम किया जाता है, प्रमाप से नीचे उत्पादन किया जाता है, तो उसको मजदूरी की दर का 80% ही दिया जाना चाहिए। इन्होंने अंतर कर दिया दरों में, डिफरेंट रेटें यहां पे कर दी इन्होंने। और बाद में बोला कि अगर कोई व्यक्ति अगर प्रमाप के बराबर या फिर प्रमाप से अधिक उत्पादन कर देता है तो उसको मजदूरी दर का 120% मिलना चाहिए। यहाँ पे कुशल श्रमिक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और यहाँ पे उसको, जो अकुशल श्रमिक है, उसको उसकी अकुशलता का दंड दिया जा रहा है FW टेलर के अनुसार। तो अगर प्रमाप से कम उत्पादन है तो मजदूरी दर का 80% दे दीजिए, और अगर प्रमाप के बराबर या प्रमाप से अधिक उत्पादन कर रहा है कोई श्रमिक तो उसको मजदूरी दर का 120% दे दीजिए। हम यहाँ एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जो FW टेलर है वो क्या कहना चाह रहे थे, उनकी क्या विधि है। देखिए मान लीजिए कि प्रमाप उत्पादन है, कंपनी ने प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया, कारखाने में प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया गया। प्रमाप उत्पादन का मतलब होता है कि सामान्य मजदूर कितना उत्पादन कर सकता है दिन में सामान्य दशाओं में। तो प्रमाप उत्पादन निर्धारित किया 80 इकाइयां, और जो मजदूरी दर थी वो मजदूरी दर है 10 रुपए प्रति इकाई। अब FW टेलर के हिसाब से दो मजदूर मान लेते हैं, A और B। A ने उत्पादन किया 75 इकाइयों का और B ने उत्पादन किया 100 इकाइयों का। तो यहां पे हम देखते हैं कि A जो है उसने प्रमाप से कम उत्पादन किया है। प्रमाप से नीचे उत्पादन पर मजदूरी दर का 80% मिलना चाहिए। तो मजदूरी दर कितनी है? 10 रुपए। तो 10 का 80% होता है 8 रुपए। 10 का अगर 80% हम देखें तो यहाँ पे होगा 8 रुपए। तो 10 रुपए की जगह उसको मजदूरी मिलनी चाहिए 8 रुपए प्रति इकाई A को। A की जो मजदूरी होगी 75 इकाई इसने बनाई, मजदूरी की दर है 10 रुपए। अगर हम जो पीस रेट वेजेस, जो कार्य दर मजदूरी, उसके हिसाब से अगर मजदूरी का भुगतान करते तो हम यहाँ पर 10 रुपए ही भुगतान करते। लेकिन अगर हम टेलर विधि अपनाते हैं तो टेलर ने कहा था कि प्रमाप जो निर्धारित किया हुआ है, प्रमाप से नीचे को उत्पादन कर देता है तो उसको उसकी मजदूरी दर का 80% ही मिलना चाहिए। तो मजदूरी दर है 10 रुपए और 10 रुपए का 80% है 8 रुपए। तो यहाँ पे इसकी मजदूरी होगी 600 रुपए। और B जिसने प्रमाप से अधिक उत्पादन कर लिया, तो टेलर ने कहा जो प्रमाप के बराबर या प्रमाप से अधिक उत्पादन करता है उसको मजदूरी दर का 120% मिलना चाहिए। तो मजदूरी की दर है 10 रुपए है, 10 का 120% होता है 12 रुपए। तो B को 100 इकाइयों के लिए, अब क्योंकि इसने प्रमाप से अधिक उत्पादन कर दिया है तो 10 रुपए की जगह 12 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी और इसकी मजदूरी होगी 1200 रुपए। लेकिन इस विधि में कुछ कमियां थी। इस विधि की कमियां ये है कि मान लीजिए कोई श्रमिक प्रमाप से थोड़ा सा नीचे रहता है तो भी उसको बहुत कम मजदूरी मिलती है। मान लीजिए A ने 75 की जगह अगर 79 इकाइयां उत्पादित की होती, जबकि प्रमाप उत्पादन है 80 इकाइयां, और इसने अगर 79 इकाइयां उत्पादित की होती A ने, तो भी इसकी मजदूरी क्या होती? 8 रुपए ही होती। और B जो कि जिसने 100 की जगह अगर 81 इकाइयां बनाई होती, 81 इकाइयां बनाई होती 80 की जगह, या तो इसका मतलब ये होता है कि इसने प्रमाप से
ज्यादा उत्पादन कर दिया, प्रमाप से ज्यादा उत्पादन कर दिया, तो प्रमाप से ज्यादा उत्पादन करते ही मजदूरी दर का 120% मिल जाता है। कैसी जगह 80 भी बनाई होती है, क्योंकि प्रमाप को उत्पादन भी प्रमाप के बराबर उत्पादन किया जाता है, तो भी टेलर के अनुसार उसको मजदूरी की दर का 120% मिलना चाहिए। तो अगर ए ने 79 इकाइयां बनाई होती तो उसको मजदूरी मिलती 8 रुपए के हिसाब से, प्रति इकाई के हिसाब से, और बी ने अगर 80 इकाइयां बनानी होती तो उसको जो मजदूरी मिलती 12 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। इससे मजदूरों में असंतुष्टि आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे होते, प्रमाप की थोड़ा सा नीचे होती, उसको जो मजदूरी है बहुत कम मिलती है। तो इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही था। तो इस विधि में सुधार करते हुए मेरिक जो है, उन्होंने एक मेथड बताया जिसको मेरिक विधि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये बताया कि प्रमाप के 83% अगर उत्पादन स्तर हो जाता है, 83% तक अगर कोई श्रमिक उत्पादन कर देता है, तो उसको सामान्य मजदूरी दर दे दी जाए, मजदूरी दर में कटौती नहीं की जाए, सामान्य मजदूरी दर दे दी जाए। लेकिन अगर कोई थोड़ी कुशलता से काम करता है तो उसको फिर प्रोत्साहन दे देना चाहिए। फिर उसने ये बोला कि प्रमाप के 83% से 100% तक जो प्रमाप निर्धारित किया हुआ है, उसके 83% से लेकर 100% तक अगर कोई उत्पादन कर देता है श्रमिक, तो उसको मजदूरी दर का 110% दे दिया जाना चाहिए। और अगर प्रमाप के 100% से अधिक उत्पादन कर देता है, या फिर 100% से अधिक उत्पादन कोई कर देता है, यानी यहां पे 80 इकाइयां प्रमाप है, अगर 80 से ज्यादा अगर कोई मजदूर इकाइयां बना देता है तो उसको मजदूरी दर का 120% देना चाहिए। यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि उसने मजदूरों की मजदूरी दर में कटौती नहीं की। जो अगर थोड़ा कम कुशल है या जो अकुशल श्रमिक है, उसकी मजदूरी दर में कटौती नहीं की, इससे असंतोष की भावना पैदा नहीं होगी मजदूरों के बीच में। तो उसने बोला कि अगर कोई कम काम करता है तो उसको मजदूरी दर सामान्य मजदूरी दे दी जाए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है, थोड़ा कोई कुशलता के साथ काम करता है, तो फिर उसको सामान्य मजदूरी से ज्यादा मजदूरी दी जानी चाहिए। तो हम इसी उदाहरण को देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं कि प्रमाप उत्पादन जो है 80 इकाइयां है और मजदूरी दर है 10 रुपए, और ए ने 75 इकाइयां बनाई और बी ने बनाई 100 इकाइयां। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ए ने कितने प्रतिशत तक उत्पादन कर दिया, प्रमाप के किस स्तर पर उत्पादन किया है। तो 75 इकाइयां बनाई 80 में से, तो अगर हम देखें तो 75 है वो 80 का कितना प्रतिशत होता है, तो कैलकुलेटर से हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे ये होता है 93.75%। इसी प्रकार बी ने 100 इकाइयां बनाई, 80 बनाने की, लेकिन बनाया 100, तो इसने ज्यादा काम कर दिया। तो इसका भी हम देखते हैं कि कितना प्रतिशत हुआ काम। इसने किया 125%। मेरिक ने यह बोला कि उत्पादन का जो पहले प्रतिशत निकाल लिया जाए और उसके आधार पर इसने जो है मजदूरी की दरें बताई, उत्पादन के प्रमाप उत्पादन के प्रतिशत के आधार पर। तो प्रमाप के 83% तक सामान्य मजदूरी देनी है, और 83 से 100% तक 110% मजदूरी देनी है मजदूरी दर की। तो जो ए है उसने 93.75% उत्पादन किया है, और तो ये 2 नंबर पे जो है कि 83 से 100 के बीच में आता है, तो उसको मजदूरी दर का 110% मिलना चाहिए। तो ए को 10 रुपए मजदूरी है, मजदूरी दर का 110% हो गया, 10 रुपए का 110% हो गया 11 रुपए, तो उसको 11 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। इसकी मजदूरी होगी 825 रुपए। और बी है, बी ने काम किया है 125% तक, तो 100 से अधिक अगर कोई उत्पादन करता है तो उसको मजदूरी दर का 120% मिलना चाहिए। तो 10 रुपए है सामान्य मजदूरी की दर, और 10 रुपए का 120% होता है 12 रुपए, तो उसको मजदूरी की दर का 120% मिलेगा बी को। तो 12 रुपए के हिसाब से बी की मजदूरी होती है 1200। तो इस प्रकार से हमने आज जाना समयानुसार मजदूरी, कार्यानुसार मजदूरी, और कार्यानुसार मजदूरी में भी जो टेलर और मेरिक ने कुशल और अकुशल श्रमिकों की जो मजदूरी है वो अलग अलग दरें बताई है। मजदूरी दरों को बताया है कि उनमें अंतर होना चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, मजदूरी की दरें अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इन्होंने बताया यहाँ पे। आज के लिए इतना ही। और लेबर कंट्रोल जो है मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, इसमें कुछ आगे भी कुछ पारिश्रमिक की विधियां हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।